जैसा कि पिछले कुछ कड़ियों से हम लोग कुछ अजीबोगरीब पुनर्जन्म के केसेस का जिक्र कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में मैं एक और केस का जिक्र करने जा रही हूँ। अगर हम इस केस को समझेंगे तो कुछ हद तक हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि जो गे प्रवृत्ति के या लेस्बियन प्रवृत्ति की महिलाएं होती हैं, ये व्यक्ति इस प्रकार के क्यों होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इयान स्टीफन्स ने लगभग 1200 इस तरह के केस जिनमें बच्चों को अपने पूर्व जन्म याद थे, बाय बर्थ ही उनको बचपन से याद थे, इस तरह के केसेस का जिक्र किया है। और जो इन 1200 केसेस की रिसर्च में निकल के आया, उसमें ये निकल के आया कि मुश्किल से 10% मामले ऐसे थे जिसमें लिंग परिवर्तन हुआ था। 90% मामलों में आत्मा ने उसी लिंग में पुनर्जन्म लेना पसंद किया था जिसमें वो थी। अब जो केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बर्मा का एक गांव है नाथुल, ये उस स्थान का केस है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1942 में जापानी सेना ने नाथुल गांव पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पे नियमित रूप से बम वर्षा होती रहती थी, बमबारी होती रहती थी। और जब किसी भी जापानी सैनिक को देख लेते थे यहाँ पर बर्मा के सैनिक, तो मशीन गनों से उन पर हमला कर देते थे। अब कुल मिला के नाथुल गांव में रहना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे दिन में लगभग 2 बार हर रोज़ बम वर्षा होती थी, तो हालात बहुत ख़राब थे। तो वहाँ के जो ग्रामीण थे वो दिन के समय इधर उधर बिखर जाया करते थे, और रात के अंधेरों में कुछ ज़रूरत होती थी तो वो अपने घरों की तरफ लौटा करते थे। उसी नाथुल गांव में एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम था यू आई मोंग, वो और उनकी पत्नी दाओ आई तिन, ये दोनों लोग रहा करते थे। जो मोंग थे वो रेलवे स्टेशन पे कुली का काम किया करते थे, और उनकी 3 बेटियां थीं। और जब ये कब्ज़ा हुआ जापानी सैनिकों का, तो मोंग की जो पत्नी थी जिसका नाम दाओ, तो दाओ की मुलाकात एक जापानी सैनिक से जो कि रसोइये का काम किया करता था, इस दौरान जब जापानी सैनिकों का कब्ज़ा था गांव पर, तो हो गई। वो जापानी सैनिक एक भारी शरीर का व्यक्ति था, और क्योंकि उन दिनों बहुत गर्मी पड़ा करती थी, तो गर्मी के कारण वो रसोइया अक्सर बिना कमीज के सिर्फ निक्कर पहन के घूमता रहता था। दाओ, मोंग की पत्नी दाओ, और वो जापानी सैनिक, इन दोनों को ही खाना बनाने में बहुत रुचि थी। तो खाना बनाने के सिलसिले में इन दोनों की मुलाकात हुई। तो वो जापानी सैनिक अपने जापानी तरीके बताया करता था दाओ को खाना बनाने के, और दाओ अपने बर्मी तरीके बताया करती थी खाना बनाने के। तो दोनों आपस में एक अपना जो खाना बनाने का ज्ञान है ना, वो साझा किया करते थे। उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक वक्त के बाद दाओ का उस सैनिक के साथ संपर्क टूट गया। खैर, वक्त गुजरता गया और दाओ एक बार चौथी बार फिर प्रेग्नेंट हुई। उसकी 3 बेटियां पहले से थी। दाओ बताती हैं कि इस प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कई बार, मतलब लगभग 10 दिनों के अंदर 3 बार उन्हें ये सेम सपना आया है, जिसमें वो ये देखती हैं कि कोई भारी शरीर का जापानी व्यक्ति है जो उनके पीछे पीछे चल रहा है, और उसने सिर्फ निक्कर पहनी हुई है, और वो उनके पीछे पीछे चलता हुआ कह रहा है, मैं आपके पास आके रहूँगा, मैं उनके साथ आकर रहूँगा। इस तरह का एक लफ्ज़ वो बार बार बोलता है। इस सपने को दाओ पहचान गई थी, क्योंकि वो जापानी सैनिक तो उसका मित्र ही था। तो वो समझ गई थी कि ये जो सपना बार बार आ रहा है, इसमें वो अपने उस जापानी मित्र को देख रही है। लेकिन सपने में वो डरती थी अपने उस जापानी मित्र से। ज़िंदगी में नहीं डरी, लेकिन सपने में डरती थी, और सपने में ये कहा करती थी कि प्लीज़ मेरा पीछा मत करो। खैर, ये सपना उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कई बार आया। दाओ ने 26 दिसंबर 1953 को अपनी चौथी बेटी को जन्म दिया। उसे नाम दिया गया मार्टिन। अब मार्टिन की जांघ के करीब एक जन्म चिन्ह बचपन से ही था। वो एक काले रंग का अंगूठे के साइज़ का धब्बा था, और शायद उस धब्बे पर मार्टिन को जलन हुआ करती थी, इसलिए वो उस स्थान पर बार बार खुजली किया करती थी। जब मार्टिन बच्ची ही हुआ करती थी, तो वो उड़ते हुए जहाज़ों से डरा करती थी। और जब वो 4 साल की थी और एक दिन अपने पिता के साथ कहीं जा रही थी, तब ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ गया, तो माँ ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। जब उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो,
तो उसने सिर्फ ये कहने लगी कि नहीं बस मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो इतना डरा करती थी उड़ते हुए जहाज़ों से। जब बार बार उससे पूछा गया कि वो क्यों डरती है इन जहाज़ों से, तो वो रोने लगती और वो कहती कि बस मुझे डर लगता है कि ये विमान वाले मुझे गोली मार देंगे। मार्टिन के पिता ने उसे समझाया कि पहले ऐसा हुआ करता था कि इस तरीके से विमान गुजरते थे और गोलियां बरसाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यह बात ध्यान दीजिए कि मार्टिन का जन्म तो उन परिस्थितियों के बाद हुआ है। जब उसका जन्म हुआ है उस वक्त थोड़े विमान से गोलियां बरसाई जाती थी, ये तो उसके जन्म से काफ़ी पहले की बात है। ये परिस्थितियां तो 1945 में समाप्त हो गई थी और माँ का जन्म 1953 में हुआ था। यानी माँ ने तो गोलीबारी करते हुए विमानों को अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। खैर उसे बहुत समझाया गया कि अब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसका डर नहीं गया। आगे चल के माँ ने ये कहना शुरू कर दिया कि उसे अपने जापानी परिवार की, जापानी बच्चों की याद आती है और इस वजह से वो उदास रहती थी क्योंकि वो जापान नहीं जा पा रही थी। और वो कई बार अपने बच्चों को याद करती थी, अपने जापानी बच्चों को याद करती थी और अकेले में बैठ के रोती रहती थी। और जब उससे कोई पूछता था कि आप क्यों रोते रहते हो, तो वो कहती थी मुझे जापान की याद आ रही है। खैर फिर उसने अपने परिवार से ये कहना शुरू कर दिया कि नाथुल गांव में कोई जापानी सैनिक है, उसे ऐसा लगता है कि वो जापानी सैनिक है जिस पर मशीन गन से गोलियां बरसाकर उसे मार डाला गया और ये गोलियां एक हवाई जहाज से बरसाई गई। धीरे धीरे माँ की जो ये यादें थीं ये और बढ़ने लगी, वक्त के साथ कम नहीं हुई, वक्त के साथ और बढ़ती गई। उसने कहना शुरू कर दिया कि उसे याद है कि वो एक जापानी सैनिक थी और वो उत्तरी जापान से आई थी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 5 बच्चे थे और वो नाथुल गांव में एक रसोइये के रूप में थी। आगे माँ बताती है कि वो लकड़ी के ढेर के पास थी और बादाम के एक पेड़ की बगल में वो लकड़ी का ढेर था और वो घर से लगभग 45 मीटर की दूरी पर थी जहाँ पर माँ का परिवार रहता था। मतलब इस समय पर, इस बर्थ में जो माँ का परिवार है वो उस स्थान से 75 मीटर की दूरी पर रहता था जहाँ पर उस जापानी सैनिक की मृत्यु हुई थी। आगे वो अपने मौत का विवरण देते हुए कहती है कि वो तो बस रसोई में अपना खाना पकाना शुरू करने वाला ही था, वो जापानी सैनिक पुरुष के रूप में है, तो बस उसी समय उसे हवाई जहाज़ों का शोर सुनाई दिया। वो आगे बताती है कि उस वक्त, अब वो अपनी मृत्यु का दृश्य बता रही है कि किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई। उसने ये भी बताया कि आज जहाँ उसका परिवार रहता है उससे सिर्फ 75 मीटर दूरी पर वो स्थान है जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है। वो बताती है कि उसने सिर्फ निक्कर पहनी हुई थी और एक बड़ी सी बेल्ट पहनी हुई थी, कमीज नहीं पहनी हुई थी। और जो वो विमान का पायलट था उसने उसे देख लिया था और उस पायलट ने उसे मारने की कोशिश में एक स्टेफिंग रन बनाया और जापानी सैनिक बचने की कोशिश में उस लकड़ी के ढेर के आसपास चक्कर लगाने लगा, लेकिन फिर भी वो जो ग्रेनाइट था वो गोली उसको उसके जान के करीब आकर लगी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट। यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि माँ को जो बर्थ मार्क है वो वहीं पर है जहाँ पर उस जापानी सैनिक को गोली लगी थी। और भी इस तरह के बहुत सारे केस हुए हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि जब अचानक से किसी दर्द में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कुछ भी, गोली लगने से, छुरा लगने से, तो नेक्स्ट बर्थ में उसी स्थान पर एक बर्थ मार्क के साथ आत्माएं पैदा होती हैं। माँ को अपनी मृत्यु का समय काफ़ी डिटेल में याद था, तो उसने आगे बताया कि जिस विमान से उसकी मृत्यु हुई उसकी 2 पूँछें थी और जिस विमान की बात माँ कर रही थी वो एक लॉकहीड P-38 लाइटनिंग विमान रहा होगा, जिस तरह का उसने डिस्क्राइब किया कि ऐसा विमान था। ये जो विमान था ये बर्मा के सहयोगी राष्ट्रों द्वारा और बर्मा द्वारा उपयोग में लाया जाता था। और जब वो उड़ते हुए विमानों से डरा करती थी माँ, तो उसके रिश्तेदार उसे समझाया करते थे कि ये तो तेरा बेकार का डर है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो गुस्से में जवाब दिया करती थी कि तुम्हें क्या पता है, मेरी तो ऐसे ही एक विमान से गोली लगकर जान गई है। फिर 63 में जब माँ लगभग 9 साल की थी, नाथुल गांव के खेत में एक हेलीकॉप्टर उतरा
वहाँ के जो ग्रामीण थे वो तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए उसके आसपास इकट्ठा हो गए, लेकिन माँ वो उस विमान को देखकर रोने लगी और अपने घर भाग आई। ये वैसे एक बहुत विशेष केस है क्योंकि बच्चे को बहुत डिटेल में सब कुछ याद है, अपनी मृत्यु का समय भी। तो जापान के प्रति उस बच्चे का आकर्षण बहुत ज़्यादा था। वो कुछ एक शब्द भी खेलते खेलते जापानी भाषा के बोला करती थी। पूरी लैंग्वेज नहीं बोलती थी, कुछ एक शब्द बोलती थी जो जापानी भाषा की थी। माँ ने अपने परिवार के लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसे जापान वापस जाना है क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन काल के बच्चों की याद आ रही है, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो जापान चली जाएगी क्योंकि अभी तो उसे कोई जाने नहीं देता था। उस जापानी सैनिक को बेल्ट बांधने की आदत थी, तो माँ भी ये कहा करती थी कि उसे एक बड़ी सी बेल्ट चाहिए पहनने के लिए। अब यहाँ पर ये बात थी कि बर्मा के लोग जापानी लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो जापान के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित किया करती थी, जापान के प्रति आकर्षण प्रदर्शित किया करती थी। तो जो उस आसपास के लोग थे, उसके परिवार के लोग भी, वो सब उसे चिढ़ाया करते थे, जापानी बच्चा कहकर उसे चिढ़ाया करते थे। माँ जबकि वो एक लड़की थी, लेकिन जो उसका पहनावा था, रहने सहने का ढंग था, वो सब लड़कों जैसा था। वो लड़कों की तरह ही बाल कटवाती थी, लड़कों की तरह ही बातें करती थी, लड़कों की तरह ही कपड़े पहनती थी। यहाँ तक कि जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया, स्कूल में उसे लड़कियों की ड्रेस पहनने के लिए कहा गया, तो उसने शोर मचा दिया और उसने कहा कि नहीं, वो तो लड़कों के कपड़े पहन के ही स्कूल जाएगी, और इस वजह से उसे स्कूल से भी निकलवाना पड़ गया। अब जैसे जैसे माँ की आयु बढ़ती गई, 1972 में जब वो लगभग 19 साल की थी, माँ का जो आकर्षण था वो लड़कियों के प्रति था। जब उसकी शादी की बात उठती थी तो वो किसी भी लड़के से शादी करने से मना कर देती थी, बल्कि वो ये कहती थी कि उसे एक लड़की से शादी करनी है। और उसने ये भी कहा कि तो उसकी तो पहले से ही एक प्रेमिका है। 1981 में जब माँ 28 साल की हुई, तब उसकी जो प्रेमिका थी वो उसके साथ ही रहना उसने शुरू कर दिया। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बोल्ड स्टेप था, क्योंकि ये 1981 की बात है जब वो लगभग 28 साल की थी, और उसने ये जिद पकड़ ली कि वो एक औरत से ही शादी करेगी। खैर, शादी तो शायद नहीं करने दी गई, लेकिन वो दोनों लड़कियां एक साथ रहने लगी। और इसके साथ साथ माँ को जापानी सेना में भर्ती होने का बड़ा शौक था। जबकि वो बर्मा की रहने वाली है, लेकिन फिर भी उसकी सेना की तरफ बहुत गहरा रुझान था, और वो चाहती थी कि वो सेना में पुरुषों के ही रैंक में शामिल हो। इस सारे घटनाक्रम से एक ये चीज़ भी स्पष्ट होती है कि जो आत्मा लिंग परिवर्तन के साथ जन्म लेना स्वीकार कर लेती है, उसका इस तरह का समलैंगिक होने का, गे होने का या लेस्बियन होने का व्यवहार, उसकी इस तरह की भावना उसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब ये जो माँ का केस है, ये तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन एक चीज़ और है जो इसमें से निकल कर आती है कि अब जैसे माँ पास्ट बर्थ में एक पुरुष के रूप में थी, तो आज भी लड़की होने के बावजूद उसका जो व्यवहार है वह पुरुषों जैसा है। ठीक इसी तरह से ये तो एक पॉइंट है, हम जीवन जीते हैं तो जीवन में कितने सारे व्यवहार, कितनी सारी आदतें, कितने सारे गुण या अवगुण, कुछ भी कह लीजिए, हम रिपीट करते हैं कंटिन्यूसली। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम उन्हें रिपीट करते रहते हैं, और ये जो रिपीटिशन होता है, ये एक संस्कार हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो जाता है। और जब हम रीबर्थ लेते हैं तो ये जो डीप संस्कार है, बार बार किसी कर्म को करने की वजह से हमारे अंदर डेवलप हुआ है, ये नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। गुण ट्रांसफर हो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन जब अवगुण या कोई डर ट्रांसफ़र होता है तो उस पर फिर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो जड़ होती है वो पास्ट बर्थ में होती है। हमें वर्तमान में पता भी नहीं होता कि हम उस चीज़ से डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, या कोई अवगुण हमारे अंदर है वो क्यों है। और साथ ही साथ इस केस पर आप देखेंगे कि जो वो जापानी सैनिक था, माँ की जो मम्मी थी दाओ, उनके प्रति जो उनकी गहरी दोस्ती थी, गहरा आकर्षण था, वो चीज़ भी उस जापानी सैनिक के इसी घर में रीबर्थ लेने की वजह बनी। नहीं तो शायद वो अपने जापान में कहीं रीबर्थ लेता ना, जहाँ उसके और भी कार्मिक अकाउंट होंगे, लेकिन बहुत गहरा आकर्षण रहा होगा उसका उसकी माँ के प्रति, माँ की मम्मी के प्रति, तो इस वजह से उसने उन्हीं के घर में जन्म लेना डिसाइड किया। सिर्फ जन्म नहीं लिया, बल्कि कई
सपनों के माध्यम से, अपनी हरकतों के माध्यम से उन्हें साफ साफ बतलाया भी कि वो अब उनके घर में ही आने वाला है। तो कम शब्दों में हमें आज ही अपने हर तरह के डर को, और बहुत गहरे यदि हम किसी के प्रति आकर्षण में हैं, मोह में हैं, तो उस चीज़ को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र ना हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने प्रथम चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। अगर आप इसी प्रकार की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो कृपया एक बार मेरे प्रथम चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पिछले कुछ कड़ियों से हम लोग कुछ अजीबोगरीब पुनर्जन्म के केसेस का जिक्र कर रहे हैं,